हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, रोज जो हम पढ़ रहे हैं वो रिवाइज कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य का ध्यान बहुत जरूरी है, पढ़ाई का ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दो चीजों पर आपको ध्यान देना है। और दो चीजों पर जब आपने ध्यान दे दिया तो आप ये समझिएगा कि आगे आप अपने आने वाले एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक करेंगे। क्लियर? चलिए, शुभकामनाओं सहित आप सभी लोगों को अब आज मैं टॉपिक स्टार्ट करवा रहा हूं अपना, जो हम लास्ट क्लास में छोड़कर गए थे। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को WH वर्ड्स से संबंधित कॉन्सेप्ट डिस्कस करवाए थे। ठीक है, कि WH वर्ड्स का यूज कितने टाइप से किया जाता है और क्या उनकी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे कंफ्यूज नहीं हो। अगर आपने उन्हें देखा है, रिवाइज किया है उन रूल्स को, तो आपको पता होगा कि WH वर्ड आ भले ही 7 तरीके से रहे थे, 7 टाइप से आ रहे थे, लेकिन सबकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? अलग अलग होती है। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं और इसमें अब आज हम WH वर्ड से बनने वाले सेंटेंसेज की स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। कौन कौन से WH वर्ड्स हैं, कौन से स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, ये हम डिसाइड करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना कंसेप्ट। और हम यहां चर्चा कर रहे हैं किसकी? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज विद WH वर्ड्स। तो माय डियर, इससे पहले आप लोग हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले सेंटेंसेज को कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर? और वहां मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। क्या कॉन्सेप्ट बताया था? कि हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले WH वो यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात हम करते हैं, तो उसमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। क्या? कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है, जबकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। बस इतना सा डिफरेंस है। और वही चीज हमें यहां भी अप्लाई करना होगा, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका मतलब है माय डियर कि हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले काम में आनी चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए, बढ़ते हैं आगे। इसमें आप समझना कि विद WH वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कौन से WH वर्ड्स? इसमें एक कंडीशन है, हम कहेंगे एक्सेप्ट, यानी छोड़कर। किसको छोड़कर? हु को छोड़कर, हुम को छोड़कर, व्हाट को छोड़कर, और मुख्य रूप से विच को छोड़कर। इन WH वर्ड्स को छोड़कर बाकी WH वर्ड्स जो हैं उनकी स्ट्रक्चर हमें यहां पढ़नी है। इनकी स्ट्रक्चर क्यों नहीं पढ़नी इनके साथ? क्योंकि ये अपना कंसेप्ट दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों ऐसा ये करते हैं, पहले हम एक बार सभी बाकी WH वर्ड्स को पढ़ लें, फिर इनका नंबर जब आएगा तो मैं रीजन भी आपको बता दूंगा कि ये इस सिंपल WH वर्ड वाली स्ट्रक्चर को फॉलो क्यों नहीं करते, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो समझिएगा कि हम बाकी WH वर्ड्स की स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो आप इसको इस तरीके से करिए कंप्लीट। आपने हेल्पिंग वर्ब वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, पढ़ रखे हैं आपने, जरा उसकी स्ट्रक्चर बता दो आप मुझे, क्या होती है इंटरोगेटिव सेंटेंस विद हेल्पिंग वर्ब। अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमने लिखी थी क्या? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हमने लिखा था क्या? सब्जेक्ट। इसके बाद लिखी थी क्या? मेन वर्ब लिखी थी। और इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है वाक्य में तो ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्रेपोजिशन लगाकर हम अदर का प्रयोग करेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये थी स्ट्रक्चर है। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब वाली। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि इस हेल्पिंग वर्ब से पहले आप लगा दो क्या? WH वर्ड। क्यों लगा दो? क्योंकि पिछली क्लास में जब WH वर्ड्स हम पढ़ रहे थे, WH वर्ड्स के टाइप्स पढ़ रहे थे, वहां मैंने आपको बताया भी था कोई भी WH वर्ड इंटरोगेटिव वर्ड का काम मुख्य रूप से तब करेगा जब वो वाक्य के स्टार्टिंग में आएगा। तो इसलिए WH वर्ड्स को तो शुरुआत में लिखना जरूरी है। तो ये आपके स्ट्रक्चर है WH वर्ड्स की, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय काम में आते हैं, जिसमें सबसे पहले होगा WH वर्ड, आफ्टर इट हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर इट सब्जेक्ट, आफ्टर इट मेन वर्ब। और मेन वर्ब जो है इसके बाद आप ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइएगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्रीपोजिशन प्लस अदर का प्रयोग कर लीजिएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट यहां तक? चलिए, जैसे कि स्ट्रक्चर के रूप में हम बात करें, यहां कंसेप्ट में आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। एग्जांपल और लिख लेते हैं हम एक बार, जिससे कि हमारा ये रूल भी फिक्स हो जाए। वह कहां जा रहा है,
ये वाक्य माय डियर आपके सामने। अब यहां पर ये सब्जेक्ट है, कहां आपका इंटरोगेटिव वर्ड है, कहां शब्द जो दे रखा है वो क्या है, इंटरोगेटिव वर्ड है, और जाना क्या है, वर्ब है, रहा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और है क्या है, प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाने की वर्ब को हमें यूज करना है, तो जाने की स्पेलिंग क्या होती है, गो, और उसको कंटिन्यूअस में यूज करेंगे तो ऑब्वियसली गोइंग। और गोइंग जब लग रहा है यहाँ पे, गोइंग को हम जब लगा रहे हैं तो सिंपल सा मतलब निकलता है कि गोइंग आईएनजी फॉर्म है, प्रोग्रेसिव फॉर्म है, और प्रोग्रेसिव फॉर्म के साथ लगने की जिम्मेदारी, ठेका या टेंडर किसको मिला है, बी की फॉर्म को। और चूंकि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में आप फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर। अब यहां पर बात आती है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये हमें कंफर्म पता लग गया, ये इंटरोगेटिव वर्ड है कहां, और कहां की स्पेलिंग क्या होती है, क्योंकि WH वर्ड स्टार्टिंग में लिखना होता है हमें, तो हम लिख देंगे क्या, वेयर। उसके बाद लगाएंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज एम आर, एंड हेल्पिंग वर्ब इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द गिवन सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब दिए गए सब्जेक्ट के अनुसार डिसाइड की जाती है, सब्जेक्ट कौन है, वह, और रहा इसका मतलब कौन है, ही है, और ही के अनुसार लगती है क्या, इज, वेयर इज ही, और फिर जाने की क्या होती है, गो, और चूंकि कंटिन्यूअस है इसलिए गोइंग करते हुए, और फिर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। आगे हमें कुछ मिला ही नहीं तो लगाने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ ये वर्ब पर खत्म कर दिया जाएगा। क्लियर कंसेप्ट। तो ये है आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन किन को छोड़कर, हु, हुम, व्हाट एंड विच को छोड़कर हैं ये, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा इन WH वर्ड्स की कंडीशन अलग होगी, बाकी की अलग होगी। तो यहां बाकी WH वर्ड्स हैं उनको हमने पढ़ा है। अब हम बात करते हैं कि विद हु, कि हु से जब स्ट्रक्चर बनती है तो अलग क्यों बनती है, इसके पीछे कारण क्या है, हु एक सामान्य तरीके से काम में आने वाला WH वर्ड क्यों नहीं है, इसको कैसे हम यूज करेंगे, इसका एक सिंपल सा तरीका समझिएगा। आपने जब WH वर्ड्स पढ़े थे तब ये जरूर समझा था माय डियर कि हु इज यूज्ड टू इंडिकेट सब्जेक्टिव फॉर्म। किसके काम में आता है ये, सब्जेक्टिव फॉर्म के काम में भी आता है। किसके काम में आता है दोस्तों, सब्जेक्टिव फॉर्म के काम में आता है। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जब कभी भी हु का प्रयोग सेंटेंस में किया जाएगा तो जैसे हमने यहां हेल्पिंग वर्ब के बाद किसको लिखा, सब्जेक्ट को लिखा, तो वहां सब्जेक्ट हमें नहीं दिया जा रहा होगा, और जब सब्जेक्ट नहीं दिया जा रहा होगा तो हमारी स्ट्रक्चर क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट न लिख के सब्जेक्ट को तो वहां से हटा दो और डायरेक्ट लिखेंगे हम क्या, मेन वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे। क्लियर कंसेप्ट। तो इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं हम इसकी, चूंकि सब्जेक्टिव फॉर्म का काम करता है और इसलिए स्ट्रक्चर क्या होगी समझना। सबसे पहले आपको मिलेगा क्या, हु, उसके बाद में आप लगाएंगे क्या, वर्ब। अब आप कहेंगे सर क्यों, WH वर्ड है तो हेल्पिंग वर्ब लगनी चाहिए ना, यही अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है। अगला आपका रूल है, क्या है, पहले इसकी स्ट्रक्चर बता दूं। हु के प्लस में लगेगी आपके वर्ब, और वर्ब के बाद में आपके अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा दो, अदरवाइज तो प्रेपोजिशन प्लस अदर लगाकर और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्लियर कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हम आज बाजार कौन जा रहा है, आज बाजार कौन जा रहा है, ये सेंटेंस है मान लीजिए आपके पास। इस सेंटेंस की बात जब हम करते हैं तो अब आप यहां पर देखिएगा एक शब्द दे रखा है कौन, तो कौन शब्द है तो इसका मतलब यहां आ जाएगा क्या, हु के बाद वर्ब लगेगी, तो चूंकि यहां पर कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्या, यहां पर हम इज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि बाजार कौन जा रहा है ये हमें पता नहीं है, और जब पता नहीं होता माय डियर, काम करने वाले का पता नहीं होता, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, वहां हम उसे हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। किसको, हु को किसकी तरह ट्रीट करते हैं, सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, और सिंगुलर की तरीके से जब ट्रीट करेंगे तो उसके साथ वर्ब जो लगेगी वो भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो सिंगुलर वर्ब लगा दी हु इज, और जाने की क्या होती है, कंटिन्यूअस टेंस में गोइंग। फिर कहां जाने की बात है, मार्केट, तो टू लगा दिया प्रीपोजिशन। क्यों, क्योंकि जाना जो वर्ब है वो कभी ट्रांसिटिव नहीं हो सकती, यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट नहीं आता तो फिर प्रीपोजिशन लगाना है, तो प्रीपोजिशन लगा दिया टू मार्केट टुडे।
और ये आपके सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया। यानी स्ट्रक्चर वाइज आपको ये कंप्लीट करना है। अब एक पॉइंट आता है, क्या पॉइंट आता है कि मैंने यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखकर डायरेक्ट क्या लिखा, वर्ब, जबकि यहां क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। ठीक है, लेकिन एक सेंटेंस देखना आप, तुम्हें रोजाना कौन पढ़ाता है, ये सेंटेंस है माय डियर। तुम्हें रोजाना कौन पढ़ाता है, इन दिस सेंटेंस वी आर यूजिंग दिस वर्ड कौन, जिसका मतलब होता है क्या, हु। अब यहां पर आप देखिएगा पढ़ाता है, इस है शब्द से ये तो पता लग गया दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू प्रेजेंट टेंस। ये सेंटेंस किससे संबंधित है, प्रेजेंट टेंस से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रेजेंट टेंस से संबंधित है तो कौन सा प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट में 4 होते हैं, इनमें से 2 तो एलिमिनेट वैसे ही हो जाते हैं। कौन से एलिमिनेट हो जाते हैं, कंटिन्यूटी वाले, क्योंकि इसमें रहा रही रहे नहीं आ रहा है, तो कंटिन्यूटी वाली फॉर्म नहीं है, इसलिए यहां पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में तो सोचेंगे नहीं। अब बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब आप बताइएगा तुम्हें रोजाना कौन पढ़ाता है, तो ये डेली रूटीन की बात कर रहा है या आपके बोलने से पहले किसी काम के होने की बात कर रहा है, कि आपने अब बोला है इससे पहले ही काम हो गया, ऐसा सोच रहे हैं कि आप, नहीं। जबकि आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहां तो ये काम रोजाना हो रहा है, रोजाना रूटीन में काम हो रहा है, इसका मतलब माय डियर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो नियमानुसार तो क्या है कि यहां हमें हु का नहीं पता कि कितने लोग हैं जो किसी को पढ़ाते हैं या क्या मैटर है, तो मैंने इसे कहा कि जब अननोन होता है तो उसे किसकी तरह ट्रीट करते हैं, सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। तो माय डियर हु के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब वैसे होती है क्या, डज। पढ़ाने की क्या होती है, टीच। किसको पढ़ा रहा है, यू, तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हमने लिख दिया यू डेली एंड लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो जो सनातन पद्धति चली आ रही है उसके अकॉर्डिंग तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन माय डियर मैंने यहां जो वर्ब का कंसेप्ट लिखा था वो क्यों लिखा था, क्योंकि यहां इस जगह पर हेल्पिंग वर्ब का आना बिल्कुल गलत है। इसके स्थान पर माय डियर आप मेन वर्ब ही लगाएंगे और मेन वर्ब के साथ ही एस या ईएस जोड़ देंगे, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या जोड़ देंगे, एस या ईएस जोड़ देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैंने लिखवाया था कि आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जरूरी नहीं है करते हो, और ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए एक रूल है, उस रूल को हम क्लियर कर लेते हैं। यहां पर एक नोट डालते हैं पहले तो, और समझना कीवर्ड्स जितने भी हैं उन्हें मैं अंडरलाइन करूंगा, उन पर आप अपना ध्यान देंगे। व्हेन अ WH word that is related to the subjective form is used as an interrogative word, आना भी चाहिए किसके रूप में, इंटरोगेटिव वर्ड के रूप में आना चाहिए, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, helping verb is not used after that WH word, so we have to use main verb, we have to use main verb। क्या कंसेप्ट निकला, जो भी कीवर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन कर लीजिएगा और अंडरलाइन करके कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। चर्चा चल रही है कि कोई भी WH वर्ड जो है जो संबंधित होना चाहिए किससे, सब्जेक्टिव फॉर्म से अगर संबंधित है, केवल वो ही WH वर्ड इस दौड़ में आते हैं जो किस रूप में आते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में आते हैं। तो अगर कोई भी WH वर्ड जो सब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है और यूज हो रहा है किसके रूप में, इंटरोगेटिव वर्ड के रूप में,
किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जिसका यूज हो रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, उस परिस्थिति में आप यूज नहीं करेंगे किसका? हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, बल्कि आप किसका यूज करेंगे? मेन वर्ब का यूज करेंगे। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। किसका यूज करेंगे दोस्तों? मेन वर्ब का यूज करेंगे। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। कब? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो, साथ में आप सब्जेक्टिव फॉर्म के बारे में बताने वाले WH वर्ड का प्रयोग करो। तो अब इस सेंटेंस पर हम वापस चलते हैं। यहां जब हमने देखा तो एक WH वर्ड आया। कौन सा WH वर्ड है ये? हु। और हु किसको बताता है? आपको पता है, मैंने आपको लास्ट में लिखवाया है कि हु जो है वो हमें बताता है किसके बारे में? सब्जेक्टिव फॉर्म के बारे में। किसके बारे में बताता है दोस्तों? सब्जेक्टिव के बारे में बता रहा है। डज आ रहा है, इसका मतलब टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो रूल हमारा हो गया कि कोई भी WH वर्ड जो सब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में आता है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, बल्कि उसके स्थान पर डायरेक्ट ही क्या लगती है? मेन वर्ब लगती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर कंसेप्ट? किसका प्रयोग होता है? मेन वर्ब का प्रयोग होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने यहां पर डज टीच को हटाकर टीचेज किया, और यहां स्ट्रक्चर लिखते टाइम पर हु के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब ने लगाकर डायरेक्ट क्या लगा दिया? वर्ब। और वर्ब लिखने इसका मतलब हो जाता है कि मेन वर्ब आए तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आए तो हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का जो एक रूल है, हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होने का रूल जो है वो केवल 2 टेंस तक ही तो सीमित है, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। बाकी जो 10 टेंस बचे उनमें तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी इनके बाद में, तो उसकी बात हम कर रहे हैं। लेकिन ये 2 टेंस ही जो आते हैं, यही हमें रूल याद रखना पड़ेगा कि जिससे कि हम एग्जाम में आने वाले हर प्रश्न को तरीके से कर सके। तो ये WH वर्ड का कंसेप्ट है। इसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पर, और अगला कंसेप्ट है विद हुम। किसके रूप में भाई? हुम के रूप में। यानी विद हुम जब आएगा तो किसकी बात हम करेंगे? तो आपको पता है कि हुम हमेशा काम में आता है किसके रूप में? ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में काम में आता है। हुम किस रूप में आता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में काम में आता है। इस ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में आने का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि जब हुम सेंटेंस में आ जाएगा तो सेंटेंस में वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट लगता आया वो ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम तो खुद कौन कर देगा? हुम कर देगा, क्योंकि खुद भी तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म बताता है। तो ध्यान रखिएगा, हुम बताता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है इसको समझिएगा आप अच्छे प्रकार से। वैक में आपको मिलेगा सबसे पहले क्या? हुम। उसके बाद लगाओगे हेल्पिंग वर्ब, एंड आफ्टर इट सब्जेक्ट, एंड आफ्टर इट मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब जब आ गई है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं। ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो उसके बाद में अदर और कुछ आ रहा है तो उसका प्रयोग करके और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। यह स्ट्रक्चर होगी दोस्तों। यहां पर हुम की स्ट्रक्चर ऐसी क्यों होगी? क्योंकि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में तो कौन काम कर रहा है? हुम काम कर रहा है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस दूं, तुम इस समय किसको पढ़ा रहे हो? यह सेंटेंस है मान लो। तो इस सेंटेंस में आप शब्द को देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है ही। शब्द आया किसको, जिसका ट्रांसलेशन होता है किसमें? हुम में। तो हुम लग गया। अब काम करने वाला कौन है? काम करने वाला तो तुम है, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। और रहा है, रही है, रहे हैं होता है, तो माय डियर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस माना जाएगा। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। तो माय डियर यहां तुम शब्द सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तुम के अनुसार क्या आएगा? आर। फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ गया। अब इसके बाद में मेन वर्ब आएगी, तो किसकी मेन वर्ब है? पढ़ाने की। तो हुम आर यू टीचिंग, क्या आ जाएगा? टीचिंग। क्लियर? हुम आर यू टीचिंग। अब टीचिंग के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम तो किसने कर लिया? हुम ने कर लिया है दोस्तों। इसलिए बचा हुआ कंसेप्ट वो इसके बाद में लिख दो। और बचा हुआ कंसेप्ट क्या है? इस समय, तो हो जाएगा एट दिस टाइम, एंड देन क्वेश्चन। ये है आपकी स्ट्रक्चर हुम की। यानी ये सिर्फ हुम की नहीं है,
ये उन सभी WH वर्ड्स की है जो किसके रूप में काम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव के रूप में। बिल्कुल वैसे ही जैसे हु अकेला सब्जेक्टिव नहीं है, और भी शब्द जो सब्जेक्टिव का काम करते हैं उनका प्रयोग भी जब हम इंटरोगेटिव में करेंगे तो दोस्तों बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कि किसका प्रयोग हुआ, हु का प्रयोग हुआ। जैसे कि एग्जांपल के रूप में देखो आप, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कौन सा, व्हाट एंड विच, क्योंकि ये दोनों मुख्यतः एक जैसी स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, व्हाट एंड विच। तो उस कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा ये तो सब्जेक्टिव का काम भी करते हैं और ये तो ऑब्जेक्टिव का काम भी करते हैं भाई, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी दोनों का काम करते हैं। और जब दोनों का काम करेंगे तो इसका मतलब निकल रहा है दोस्तों कि जब भी इनका प्रयोग सब्जेक्टिव के रूप में किया जाएगा तो उस वाक्य में दूसरा तो कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वाक्य में सब्जेक्ट बस एक होता है। और जब ऑब्जेक्टिव के रूप में ये आ रहे होंगे तो सेंटेंस में दूसरा इनसे संबंधित कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हुम का प्रयोग जब हमने किया तो हुम से संबंधित कोई ऑब्जेक्ट वहां नहीं मिलेगा, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल के रूप में ध्यान से समझिएगा, व्हाट और विच जब भी एज अ सब्जेक्टिव फॉर्म यूज हो रहा है, किसके रूप में, सब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में यूज हो रहा है, तो इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल किसके जैसी होगी, हु जैसी होगी। यानी सबसे पहले आपका व्हाट या विच दोनों हम कंबाइंड रूप से पढ़ रहे हैं, इसलिए व्हाट या विच में से कोई आएगा और उसके बाद में सब्जेक्टिव फॉर्म हम पढ़ रहे हैं, इसलिए आप यहां वर्ब लिखोगे, क्योंकि जरूरी नहीं है दोस्तों कि यहां हेल्पिंग वर्ब आई ही आए, क्योंकि प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो टेंस ऐसे हैं जिनमें आपके सब्जेक्टिव फॉर्म में आने वाले WH वर्ड्स का कंसेप्ट जो होता है वो कैसा होता है कि यहां हमें अप्लाई करना है कि जब भी कोई सब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में आता है तो उसे हम उसी हिसाब से यूज करते हैं कि जिससे कि आपकी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट नहीं आए। जब भी किसी WH वर्ड का प्रयोग जो सब्जेक्टिव के रूप में आ रहा है तो उसका प्रयोग जब हम सेंटेंस में करते हैं तो उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं आता, तो बिल्कुल स्ट्रक्चर किसके जैसी होगी, हु के जैसी स्ट्रक्चर होगी। तो यानी वर्ब का प्रयोग हम कर रहे हैं कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कौन से में, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज कर रहे हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इस वर्ब का यूज करने के बाद में हम यूज करेंगे, अगर मान लीजिए आपके इसके बाद में डिपेंड करता है कि अगर मान लो वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो माय डियर आप प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हुए अदर का प्रयोग कर लीजिए और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? जैसे कि आप सेंटेंस यूज करते हैं, व्हाट मैटर सरप्राइज्ड यू, ये आपने यूज किया। तो अब इस सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहां व्हाट के बाद में आप देखिए डायरेक्ट वर्ब आपको दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रखी। क्यों नहीं लगा रखी? क्योंकि ये सेंटेंस सरप्राइज्ड यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म किस टेंस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम यूज कर रहे हैं तो माय डियर मैंने क्या बताया कि सब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में कोई भी WH वर्ड जब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में आता है तो वहां हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, ये आपको विशेष याद रखना है। तो यहां हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्ट किसका प्रयोग करोगे? मेन वर्ब का प्रयोग करोगे। लेकिन कब? जब WH वर्ड काम में आएगा, किसके रूप में? सब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में काम में आएगा। क्लियर? चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं, एज ऑब्जेक्टिव किसके रूप में आए? ऑब्जेक्टिव के रूप में अगर आता है तो स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो बात वही है कि ऑब्जेक्टिव के रूप में जब आएगा तो सीधी सी बात हमें यहां पता लगती है कि ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा तो किसकी जैसी स्ट्रक्चर फॉलो करेगा? हुम जैसी स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। कहने का मतलब है कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो स्ट्रक्चर कैसी होगी माय डियर? सबसे पहले आपको सेंटेंस में व्हाट या विच मिलेगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में आपकी मेन वर्ब होगी। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट का तो सवाल पैदा होता ही नहीं क्योंकि उसका काम तो ये खुद ही कर रहे हैं। तो फिर हम किसका प्रयोग कर लेंगे दोस्तों? अदर का प्रयोग कर लेंगे, यानी जो बचा हुआ है उसका प्रयोग हम कर लेंगे। ठीक है? जैसे कि हमने कहा
व्हाट आर यू रीडिंग एट दिस टाइम, और क्वेश्चन मार्क लग गया। अब सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस में क्या आ गया, सबसे पहले व्हाट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, देन सब्जेक्ट आ गया, आफ्टर इट मेन वर्ब आ गई, और इसके बाद में ये एडवर्बियल फॉर्म जो है ये आ गई है, यानी एक्स्ट्रा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा यूज हो गया है। तो दोस्तों WH वर्ड से सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनाना इस पर डिपेंड करता है। पहली बात तो WH वर्ड्स कितने टाइप के होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कितने टाइप की होती है, कब वो इंटरोगेटिव का काम करते हैं, कब रिलेटिव का काम करते हैं, कब कंजंक्शन का काम करते हैं, यह भी हमें समझना होगा, जिसके लिए मैंने पिछली क्लास में आपको बताया ही था। फिर कौन से WH वर्ड्स हैं जो एक कॉमन स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते, अपनी अलग अलग स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चलते हैं, वो हमने डिस्कस अब कर लिया आज की क्लास में। ठीक है, अब दोस्तों इंटरोगेटिव में आप जब यहां एक कंसेप्ट जब कंप्लीट कर लिया आपने, लेकिन इसमें यहां एक चीज ये जरूर रह जाती है, मैं अपनी तरफ से आपको यही बता दूं, हालांकि वो एक्टिव पैसिव तक आपकी हेल्प करेगी, या मैं कंसेप्ट बता दूं कि वैसे सेंटेंस देखते ही यहां जैसे कि सेंटेंस आपको लिख रहा है व्हाट के साथ, तो हम WH वर्ड का कैसे पता लगाएं कि ये WH वर्ड, भाई ये तो कंफर्म है कि 5 WH वर्ड है आपके जो नाउन प्रोनाउन का काम करते हैं, तो वही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का काम करेंगे, हु, हुम, व्हाट, विच एंड हुज। ठीक है, 5 ही तो हैं आपके, तो इन्हीं में से कोई आएगा जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का काम करेगा, तो लेकिन कौन सा और कौन सा आया है सेंटेंस में, किस रूप में आया है, इसका पता हम कैसे लगाएं। तो इसका पता लगाना बड़ा सिंपल है, आप समझना इस पॉइंट को। कैसे पता लगाएंगे, ये पता लगाएंगे हम किसकी हेल्प से, सेंटेंस में आने वाली मेन वर्ब की हेल्प से। ध्यान रखिएगा, इस मेन वर्ब से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो तो होता है क्या, सब्जेक्ट का काम करने वाला, और इसके बाद जो नाउन प्रोनाउन होता है वो होता है क्या, ऑब्जेक्ट की तरह काम में आने वाला। बस कंसेप्ट क्लियर। किससे हेल्प मिलेगी आपको, मेन वर्ब से हेल्प मिलेगी। अब आप ध्यान देना, इस सेंटेंस को पहचानना है आपको कि इसमें ये WH वर्ड व्हाट जो है ना वो किसकी तरह काम में आ रहा है, सब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में या ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में, आप बताइए किस रूप में आ रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा, मेन वर्ब से पहचानना स्टार्ट करो। तो मेन वर्ब क्या है, रीडिंग, रीडिंग से पहले क्या आ रहा है, यू, जो कि है एक प्रोनाउन, और अगर पहले प्रोनाउन आ गया या नाउन आ गया तो इसका मतलब वो काम कर रहा है किसका, सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट तो हमें मिल ही गया, तो इसका मतलब ये WH वर्ड व्हाट जो है सब्जेक्ट का काम तो नहीं कर रहा, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारे पास ऑलरेडी है। इसका मतलब निश्चित रूप से ये काम कर रहा है किसका, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और इस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो दिया गया WH वर्ड है किस रूप में यूज हो रहा है, सब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में या ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में। क्लियर कंसेप्ट, चले बढ़े आगे। इसके बाद अब माय डियर मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज की बात हम जब कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें एक रूल जो आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि कोई भी WH वर्ड जो सब्जेक्टिव फॉर्म का काम कर रहा है, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब नहीं डायरेक्ट क्या लगाते हैं, मेन वर्ब। लेकिन माय डियर यहां तो हम जो नेगेटिव बना रहे हैं ये नेगेटिव किसकी हेल्प से बना रहे हैं, विद नॉट। किसकी हेल्प से, नॉट की हेल्प से हम यहां बना रहे हैं ये नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका मतलब क्या निकला कि आप रूल पढ़ चुके हैं इससे पहले ही कि नॉट कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता। तो अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज में आपका कोई भी WH वर्ड आ जाए, किसी भी टेंस में आ जाए, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि आप क्या लगाना चाह रहे हैं, नॉट, और नॉट हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता। पहली बात। दूसरी बात, सेंटेंस है ही कैसा, इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव है तो कितने टाइप से बनता है, दो प्रकार से। एक तो बनता है विद हेल्पिंग वर्ब
और हेल्पिंग वर्ब वाला स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सिंपल है, आपको इंटरोगेटिव जो पढ़ा था उसमें हेल्पिंग वर्ब वाला स्ट्रक्चर वो ही अप्लाई कर दो आप, तो कि सबसे पहले लगेगा हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर इट सब्जेक्ट, और चूंकि नेगेटिव है इसलिए लगाएंगे नॉट, और उसके बाद लगेगी आपकी मेन वर्ब। क्लियर? और मेन वर्ब लगने के बाद में आप डिसाइड कर लेना सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देना, ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्रीपोजिशन लगाकर अदर जो भी है इसके बाद का वो यूज करने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना। क्लियर कंसेप्ट? तो विद हेल्पिंग वर्ब का रूल है ये। लेकिन अगर हम बात करें विद WH वर्ड्स, तो अब आप समझना, अभी हमने जो पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब वाला, इसमें सबसे पहले क्या आई थी? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सबसे पहले का मतलब है बिफोर द सब्जेक्ट, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही आती है, ये रूल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद क्या आया? सब्जेक्ट। तो अब यही स्ट्रक्चर जो है वो WH वर्ड्स वाले में चली जाएगी जैसे हमने पिछली बार किया था। और क्या करेंगे हम कि इस हेल्पिंग वर्ब से तुरंत पहले सिर्फ किसका प्रयोग कर लेंगे? WH वर्ड का प्रयोग कर लेंगे। किसका प्रयोग कर लेंगे? WH वर्ड का प्रयोग कर लेंगे। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, उससे पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। माय डियर, लिख तो WH वर्ड रहे हैं, लेकिन इसमें भी आपको छोड़ना पड़ेगा एक्सेप्ट हु, whom, what और which। इन शब्दों को छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये शब्द आप अभी पढ़ चुके हैं कि ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का काम करते हैं। तो जो शब्द सब्जेक्टिव का काम करेगा उसके साथ जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां सब्जेक्ट नहीं होगा, और जो ऑब्जेक्टिव का काम करेगा उसकी स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो हमारे पास यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो फिर स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें बस नॉट लगाना है, वरना इंटरोगेटिव सेंटेंसेज हम पढ़ चुके हैं। क्लियर कंसेप्ट? एक बार स्ट्रक्चर देख लें हम यहां। तो पहले तो आप मुझे हेल्पिंग वर्ब वाली स्ट्रक्चर बता दो जो आपने पढ़ी। हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमने लिखा सब्जेक्ट है, उसके बाद में हमने लिखा है क्या? नॉट है, और उसके बाद हमने लिखा है क्या? मेन वर्ब लिखी है। उसके बाद में देख लेना आप, अगर ऑब्जेक्ट मिले आपको, ऑब्जेक्ट मिले तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगा देना, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिले तो दोस्तों प्रीपोजिशन का प्रयोग करके आप अदर यूज कर लेना और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना। क्लियर है? लेकिन विद हु, whom, what और विच, इनकी बात जब हम करते हैं तो इन WH वर्ड्स की स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है? ऐसे WH वर्ड्स यहां पर जो काम कर रहे हैं किसका दोस्तों? सब्जेक्टिव फॉर्म का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं भाई? सब्जेक्टिव फॉर्म का काम कर रहे हैं। उनकी स्ट्रक्चर जब बनेगी तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी? ध्यान रखिएगा कि WH वर्ड आएगा, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, और उसके बाद अब चूंकि खुद सब्जेक्टिव का काम कर रहे हैं उसके बाद हम लगा देंगे क्या? नॉट। सब्जेक्टिव तो है ही नहीं हमारे पास। उसके बाद होगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद डिपेंड करता है इफ वी आर यूजिंग एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू यूज ए ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर इट क्वेश्चन मार्क। एंड इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट बीइंग गिवन इन दैट सेंटेंस, अगर मान लो उस वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हुआ ही नहीं है, और अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है तो माय डियर फिर आप जो रूल शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वही आपको करना होगा कि प्रीपोजिशन का प्रयोग करके अदर का प्रयोग आप कर लेंगे। क्लियर? तो ये कंसेप्ट हुआ आपके WH वर्ड्स में से वो WH वर्ड जो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव का काम करते हैं। उसमें पहली स्ट्रक्चर हमने लिखी सब्जेक्टिव की। अब इसके बाद में आता है एज ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव के रूप में जब आएंगे तो क्या स्ट्रक्चर होगी? तो सबसे पहले लगाएंगे हम क्या? WH वर्ड, उसके बाद लगाएंगे हम क्या? हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाएंगे हम क्या? सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे हम क्या? नॉट, उसके बाद लगाएंगे हम क्या? मेन वर्ब, और उसके बाद हम अदर का प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम करने के लिए तो ऑलरेडी WH वर्ड हमारे यहां आ चुके हैं।
जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में आपको बताया। तो जब WH वर्ड यहां आ ही गए हैं तो दोबारा से ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करने की जरूरत हमें नहीं होती। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो ये स्ट्रक्चर है, आपको इस तरीके से इसे क्या करना है, कंप्लीट करना है कि जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का पता कैसे लगाना है ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो ये WH वर्ड्स की और इनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर हुई। बाकी सेंटेंसेस जैसे इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, इंपेरेट और एक्सक्लेमेटरी हुए, ये सब हुए। इन सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर जो है वो समय के अनुसार अपने आप आपको पता लगेगी। जैसे इंपेरेटिव जो है, अब आपके जैसे टेंस टॉपिक हमारा आगे बढ़ाएंगे हम, और उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स जब लिखोगे तो वहां इंपेरेटिव सेंटेंस का जिक्र होगा, एक्टिव पैसिव में इंपेरेटिव का जिक्र होगा, हाँ? आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इंपेरेटिव का जिक्र होगा। तो यानी इतने चीजें हैं, ये इतने टॉपिक हैं जिनमें इंपेरेटिव का जिक्र होगा, एक्सक्लेमेटरी का, ऑप्टेटिव का, इनका सबका जिक्र होगा। तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि ये हैं क्या। अभी हमारे लिए सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए ये जरूरी थे, इसलिए मैंने इनको डिटेल में आपको समझा दिया है। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंडर में ही मैंने WH वर्ड कितने टाइप से यूज किए जा सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया, और आज ही हमारी स्ट्रक्चर कंप्लीट होगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम प्रॉपर रूप से पहुंच गए उस जगह पर जहां से हम टेंस का नाम लिख लिख के और उस टेंस की कंडीशन लिख सकते हैं। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टेंस हम यहां जो पढ़ने वाले हैं किस तरीके से पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और ट्रांसलेशन में भी दो तरीके के आते हैं, हिंदी टू इंग्लिश और एक आता है इंग्लिश टू हिंदी। तो दोनों ही चीजें हमें खुद को यहां पर डिस्कस करनी है, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसफॉर्म करना या चेंज करना, ट्रांसलेट करना, और या फिर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ये हम यहां सीखेंगे। तो एक तो हम यहां टेंस पढ़ेंगे किसके हिसाब से, ट्रांसलेशन के हिसाब से। दूसरा हम जो कंडीशन यहां अप्लाई करेंगे वो होगी एरर डिटेक्टिंग। यानी एरर डिटेक्टिंग का मतलब होता है एरर फाइंड आउट करना, अगर वाक्य में दिया हुआ है तो एरर फाइंड आउट करने के लिहाज से पढ़ेंगे, जिससे कि रूल जब आपके क्लियर होंगे तभी तो एरर ढूंढ पाएंगे आप। और तीसरा फॉर द ब्लैंक्स, खाली स्थान जो आपको दिए जाएंगे उन खाली स्थानों में जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो ट्रांसलेशन तो है ही दोनों तरीके का, इसके अलावा एरर डिटेक्टिंग के रूल्स भी आप डिस्कस करेंगे, और फॉर द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान जो दिए जा रहे हैं उनके लिए भी आप कंप्लीट करेंगे। तो टेंस हम इसी हिसाब से पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब डिसाइड करना तो आप लोग सीख ही चुके हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई भी हमें करना है, और अप्लाई करके ही हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले हम एक बार लेंगे यहां पर आपके टेंस, और टेंस के अंडर में सभी टेंस जो हैं उनमें कैसे आप एक सेंटेंस मिलने पर आइडेंटिफाई करें कि हां ये सेंटेंस तो इस टेंस से संबंधित होगा, इसलिए इसके ब्लैंक में ये हम फॉर्म फिल करें, या फिर इसमें एरर डिटेक्टिंग में ये वर्ब नहीं आनी चाहिए, इसके स्थान पर तो ये आनी चाहिए, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसका कंसेप्ट भी हम यहां डिस्कस करेंगे। उसके बाद में ट्रांसलेशन की बात करेंगे, तो हम हिंदी के कुछ शब्द भी लिखेंगे, हिंदी के सेंटेंसेज की पहचान भी हम यहां लिखेंगे कि हिंदी के सेंटेंसेज में कैसे पहचाना जाए कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो वो भी हम यहां डिस्कस करेंगे। और हर पहलू को थोड़ा डिटेल में कंप्लीट करेंगे। और फिर हम जब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और कुछ एडवर्बियल्स यानी ऐसे शब्द हैं जो टेंस को डिसाइड करके बताते हैं कि इस सेंटेंस में ये टेंस आना संभव है, अगर सेंटेंस कंप्लीटली अलाउ करेगा तो। और ट्रांसलेशन की बात करते हुए फिर हम पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंस। क्लियर है? तो सीक्वेंस ऑफ टेंस सबसे ज्यादा समय लेगा आपका, बाकी टेंस के हेल्पिंग वर्ब और इनकी स्ट्रक्चर तो आपके सिंपल वे में हो जाती है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज हमने WH वर्ड्स और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर कंप्लीट की है। तो आज की क्लास बस इतना ही। अगली क्लास में हम एक नए वीडियो में नए सिरे से और नए टॉपिक टेंस के साथ स्टार्ट करते हैं, हर टेंस को अलग अलग तरीके से डिस्कस करते हुए। फिर मैं एक टेबल यानी चार्ट रूप में भी आपको बनवाऊंगा, जिससे कि आप उस चार्ट को ही याद रख के और फिर आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए रिवाइज कीजिएगा, जो आपको कंसेप्ट आज से पहले पढ़ा दिए हैं, आपको डिस्कस करवा दिए हैं, आज जो डिस्कस हो गया उसे आप रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में आपसे। थैंक्स अ लॉट।